बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मगर क्या कहेंगे अगर इसी ऑनेस्टी की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा भी छिन जाए। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी थी और लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया था। इतने भारी गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवानों द्वारा की गई हैवानियत। दुनिया इसे शिबली सादिक हृदय केस के नाम से जानती है। तो आखिर इस शिबली सादिक हृदय केस की पूरी कहानी क्या है, इस कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ शुरुआत से इस वीडियो में। इस केस के एक आरोपी के साथ जो कुछ भी वहां की आम जनता ने किया वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का शिबली सादिक हृदय। शिबली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिबली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिबली एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिबली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत इतनी नहीं है कि वो कॉलेज की फीस समय पर दे पाए, इसलिए परिवार पर बोझ न बनते हुए शिबली पास के एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म पर शिबली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में शिबली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक द्वारा शिबली को ही दे दी जाती है। इसलिए वहां काम करने वाले सभी लोग शिबली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। रोजाना सुबह शिबली काम के लिए अपने घर से निकलता और शाम होने तक घर वापस चला जाता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिबली सुबह काम पर तो आता है, लेकिन देर शाम हो जाती है, मगर वो वापस घर नहीं लौटता। देर होने पर शिबली के परिवार वालों को शिबली की चिंता होने लगती है, इसलिए वो शिबली को फोन करने का प्रयास करते हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर ये लोग शिबली के कुछ जानने वालों को फोन करके कुछ जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब परिवार वाले शिबली का इंतजार कर ही रहे थे कि रात में अचानक शिबली की माँ नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिबली का फोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज में रोते हुए शिबली अपनी माँ से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये लोग जितना पैसा मांग रहे हैं इन्हें दे दो और मुझे बचा लो। शिबली की माँ आगे से कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट हो जाता है। उसके बाद भी वे लोग शिबली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर कुछ घंटों बाद एक बार फिर से एक अनजान नंबर से फोन आता है। इस बार फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेश टके का इंतजाम कर लो। शिबली के परिवार वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये लोग कोशिश करते हैं, मगर काफी कोशिश के बाद भी शिबली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर का फोन आता है तो शिबली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूं, इसलिए वो लोग फिरौती की रकम कम कर दे। शिबली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है।
जब शिबली के पिता पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फोन करके बंदनमार्ड डिस्ट्रिक्ट की एक लोकेशन पर बुलाता है। शिबली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस या किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर ये भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। ये सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे का घर वापस आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होते होते कई घंटे बीत जाते हैं मगर शिबली नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों को पुलिस से कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिबली वापस नहीं आता है तो अब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का निर्णय करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस स्टेशन में शिबली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिबली के घर वालों से पूछताछ करते हुए करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिबली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिबली जिस चिकन फार्म में काम किया करता था वहीं काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले शिबली का झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की ही तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में उमोंगचिंग मामा, सुजिंगमुंग मामा, एंगथुमुंग मामा तथा उकाथमे मामा शामिल थे। इनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों बांग्लादेश की एक अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ होती है तो एक एक करके सभी आरोपी शिबली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से सख्ताई के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्तियों में से एक कहता है कि हमने सब कुछ उमोंगचिंग मामा के कहने पर ही किया है। अब पुलिस वाले उमोंगचिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो ये बाकी अपराधियों की तरह ही शिबली को मारने से इनकार करते हैं, मगर पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद उमोंगचिंग मामा एक एक राज से पर्दा हटाना शुरू करता है। उमोंगचिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमोंगचिंग मामा शिबली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेश रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली तो आखिर शिबली घर क्यों नहीं गया। इस पर उमोंगचिंग मामा खुलासा करता है कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिबली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की मांग बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमोंगचिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिबली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे उनमें से 1.5 लाख वो खुद रख लेता है और बचे 50,000 को 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उससे शिबली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिबली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर गदरपुर नाम के इलाके में ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक सभी अपराधी पहले शिबली की हत्या करते हैं, फिर उसकी शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी के ऊपर से ही उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया जाता है।
इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था कि शिबली की लाश को कोई पहचान न सके। इतना ही नहीं, इनमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिबली के शरीर से अलग किया था उसमें से कुछ हिस्सा उमोंगचुंग मामा ने पकाकर भी खाया था। जब अपराधियों द्वारा शिबली का मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश में ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों में गुस्सा भर जाता है। चूंकि सभी अपराधी अलग समुदाय से थे, इसलिए देखते ही देखते ये मामला कम्युनल रूप भी ले लेता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर इन लोगों ने एक मासूम की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? जब इसी सवाल का जवाब उमोंगचुंग मामा से पूछा जाता है तो वो चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिबली अपनी नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म से करता है तो वहां काम करने वाले बाकी मजदूर शिबली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर ये लोग काम में चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के नाते शिबली इन लोगों को हमेशा समझाया करता था। शिबली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते और चोरी करना जारी रखते थे। इस पर शिबली इन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा और इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ऑनर से भी करूंगा। इसी बात पर उमोंगचुंग मामा और उसके बाकी साथियों तथा शिबली के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ऑनर तक भी चली जाती है। फिर एक दिन ऑनर शिबली तथा वहां काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिबली यहाँ का मैनेजर है, तो वो जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। यहाँ तक कि ऑनर सभी को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की भी चेतावनी देता है। अब बाकी मजदूरों को शिबली के अनुसार ही काम करना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी से काम करने में उन सब का मन नहीं लगता है और वो लोग शिबली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान उमोंगचुंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी उमोंगचुंग मामा की सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई के लगभग 2 महीने बाद उमोंगचुंग मामा और उसके साथी पोल्ट्री फार्म से ही शाम में शिबली को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद ये सभी शिबली के परिवार वालों से फिरौती की डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबों पर तब पानी फिर जाता है जब शिबली उमोंगचुंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। फिर उनको ये डर सताने लगता है कि अगर फिरौती के बाद शिबली को रिहा कर दिया तो ये सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए उमोंगचुंग मामा अब अपने साथियों से शिबली को मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिबली को जोर से पकड़ते हैं और उमोंगचुंग मामा उसका गला दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि शिबली की सांसें थम नहीं जाती हैं। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले तो ये सब शिबली के शरीर से मांस को अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह पर ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग शिबली के परिवार वालों को फिरौती के लिए कॉल करते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और पुलिस तक जाने से रोका जा सके, मगर उनका ये प्लान काम नहीं करता है और आखिरकार शिबली के माता पिता पुलिस की शरण में चले जाते हैं और सभी पकड़ में आ जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इन खुलासों के बाद पुलिस की एक टीम उस पहाड़ी तक जाती है जहां पर अपराधियों ने शिबली की
हत्या करने का दावा किया था। फिर यहाँ सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मुशक्कत के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिबली के शरीर के कुछ कंकाल मिलते हैं। इसी बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया गया था। आरोपियों द्वारा शिबली के साथ की गई हैवानियत ने लोगों में गुस्सा भी भर दिया था। इसलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर सबूत इकट्ठा करने आई है, तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोग यहां जमा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले शिबली का कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहां से उमोंगचुंग मामा समेत बाकी आरोपियों को ले जाने लगते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उमोंगचुंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस उमोंगचुंग मामा को बचाने का पूरा प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से उमोंगचुंग मामा पर टूट पड़ती है कि देखते ही देखते बस कुछ मिनट के अंदर उमोंगचुंग मामा वहीं पर भीड़ द्वारा किए गए अचानक हमले से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है। फिर मिले सबूतों के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले में मर चुके उमोंगचुंग मामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि शिबली की हत्या में सबसे अहम रोल उमोंगचुंग मामा का ही था। हालांकि शुरू में मामा द्वारा शिबली का मांस खाने संबंधित जो खबर मीडिया में आई थी, वो पुलिस की जांच में सही नहीं पाई जाती है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उमोंगचुंग मामा द्वारा शिबली का मांस खाने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता है। अब अगर इसकी मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस केस की सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही है। आने वाले समय में सभी अपराधियों को सजा भी मिल जाएगी। अब बाकी आरोपियों को क्या सजा मिलती वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।